Hello students, welcome to New Study Point, our YouTube channel। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, शायद ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे की लाइफ में आता है। बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं अपने एग्ज़ाम को फेस करने के लिए, लेकिन कुछ कमी की वजह से वो एग्ज़ाम के दौरान स्ट्रेस में आ जाते हैं। उसके क्या कारण हैं और उन्हें कैसे रिड्यूस किया जाएगा, इस पे हम बात करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम कैसे अच्छा हो, इस पे हम बात करेंगे। तो जो एग्ज़ाम्स हैं उसको फेस करने के जो तरीके होते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, उससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले। देखिए, आज मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने के लिए एक कोशिश की है, तो वो सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। ओके, तो आई हैव सेलेक्टेड टू टॉपिक्स, दैट इज हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, यानी एग्जाम के दौरान स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है, इस पे हम बात करेंगे। दूसरा है टिप्स ड्यूरिंग फेसिंग द एग्जाम। जब आप एग्जाम को फेस कर रहे हो, वो कोई भी एग्जाम हो, उसको जब आप फेस कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, उसके लिए क्या क्या टिप्स हैं, उन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि हम पहले ऊपर वाला जो हेडिंग है, मैं उसको पहले समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस सेशन के अंत तक आपका जो भी स्ट्रेस है वो खत्म होने की कोशिश मैं करूंगा। ओके, सो आपका जो एग्जाम है वो चल भी रहा है, बहुत सारे लोगों का एग्जाम आने वाला है, तो ये हर एग्जाम के लिए है कि आप अपने एग्जाम को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बिना स्ट्रेस के उस एग्जाम को कैसे करेंगे। तो आइए एग्जाम को कैसे फेस करना है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, या थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को डील करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ओके, देखिए, पहले मैंने जो स्टेप लिया है वो कहलाता है प्रिपरेशन। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप जब किसी एग्जाम को फेस करने जा रहे हो उससे पहले उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, और आपके पास पर्याप्त समय होता है। मोस्टली जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं वो 1 साल 2 साल पे होते हैं। ठीक है, यानी आपका चाहे वो हाफ ईयर एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, उसके लिए एक पर्याप्त टाइम आपको पहले से दिया जाता है, उसमें आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब देखिए क्या है प्रिपरेशन में आप क्या करेंगे। पहला जो मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, दैट इज कॉल्ड ए क्रिएट ए स्टडी प्लान। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली पढ़ते हैं, उनको जो पसंद आता है वो पढ़ते हैं। कभी फर्स्ट पेज पढ़ा तो कभी थर्ड पेज पढ़ा, इस तरीके से वो अपने जो पढ़ाई है, यानी जो वो स्टडी करने वाले हैं, जो टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, वो रैंडमली करते हैं। जो उन्हें पसंद होता है उससे ज्यादा पढ़ते हैं, जो उन्हें नहीं पसंद होता है वो कम पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको पहले एक स्टडी प्लान बनाना है। स्टडी प्लान क्या होता है? स्टडी प्लान का मतलब होता है इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, यानी सभी सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है, दैट इज कॉल्ड, ये आपके स्टडी प्लान का जो है वो तरीका होना चाहिए। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी प्लान के लिए टाइम टेबल अपनाते हैं। ठीक है, एक दिन का टाइम टेबल बनाते हैं और उसी टाइम टेबल को फॉलो करके सारे सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि स्टडी प्लान, देखिए, आप एक ही दिन में कई सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन 1 वीक के अंदर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो आप अपने टाइम टेबल को इस तरीके से अलॉट कीजिए कि 1 वीक के अंदर सारे सब्जेक्ट आ जाने चाहिए और उनका रिवीजन भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो स्टडी प्लान में आपको करना क्या है कि सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। और हाँ, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं या वीक हैं तो आप मोस्टली एक काम कीजिए, आप अपने स्टडी प्लान के अंदर उससे अधिक समय देने का प्रयास करें। ठीक है, मोस्टली जैसे अगर मान लेते हैं तो आप उसको 1.5 आवर दीजिए, नहीं, हाफ आवर जो है वो एक्स्ट्रा दीजिए, ताकि वो आपको और अच्छे से समझ पाए और आपको ज्यादा उस पर वक्त जो है वो मिल सके। ठीक है, तो स्टडी प्लान के लिए मोस्टली जो बच्चे हैं वो टाइम टेबल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको भी जो है वो टाइम टेबल जो है वो फॉलो करना है, एक टाइम टेबल जो है वो बनाना है। टाइम टेबल बनाने से क्या होगा? टाइम टेबल बनाने से ये होगा कि सारे सब्जेक्ट पे ज्यादा समय आपको मिलेगा। ओके, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे, अगर आप रैंडमली पढ़ोगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 1 वीक के अंदर टच ही ना हो,
तो इसलिए टाइम टेबल के अंदर जो भी आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं उस सब्जेक्ट का टाइम टेबल बनाइए और उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर टाइम दीजिए। ये पहला तरीका है। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब आप एग्जाम फेस करने से पहले आपके पास पर्याप्त समय होता है। ठीक है, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट अर्ली, ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अरे मतलब अक्सर लोगों में देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम के दौरान, यानी जब एग्जाम होने वाला होता है लगभग 4-5 दिन पहले, तो बहुत ज्यादा पढ़ने की प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, यानी उनके पास वो सारा समय निकालने की कोशिश करते हैं और ये लास्ट टाइम पे वो प्रेशर में पड़ते हैं। तो प्रेशर से बचने के लिए आपको पहले ही शुरुआत करनी है ना, दैट इज स्टार्ट अर्ली, यानी आपको पहले से ही वो देखना। ऐसा नहीं कि एग्जाम है तो 2-3 दिन पहले आपने पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा आप अपना खाना पीना और ये सब सारी चीजें छोड़ रहे हैं, और तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर पहले से पढ़ लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। ओके, तो स्टार्ट अर्ली से है, दैट इज बोलते हैं ना कि आपको शुरू से ही थोड़ा सा ध्यान देना है। स्टार्ट अर्ली, भले ही आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें लेकिन आप शुरुआत से ही पढ़ें, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनेशन टाइप पे बड़ा रश हो जाता है आपके पास सब कि अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको शुरुआत से ही उस चीज को ध्यान देना है। भले ही आप पढ़ें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन आप कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखें। दूसरा है रिव्यू रेगुलरली। रिव्यू का मतलब होता है आपको जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप बार बार रिवाइज करें, बार बार रिव्यू करें, चाहे वो एक सरसरी निगाह से ही देखें, लेकिन आपको उससे बार बार जो है वो रिव्यू करना है। ठीक है, उससे बार बार क्या करना है, आपको रिव्यू करना है, आपको उसको बार बार जो है वो रिवीजन करना है। तो ये कुछ प्रिपरेशन की टिप है। मैं प्रिपरेशन के पहले बताया कि आप पहले एक स्टडी प्लान क्रिएट कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दीजिए और एक टाइम टेबल, हो सके तो एक टाइम टेबल बना लीजिए। भले ही वो टाइम टेबल 4 घंटे का या 5 घंटे का दिन में हो, 3 घंटे का हो, कुछ भी हो, लेकिन टाइम टेबल होना चाहिए ताकि सारे सब्जेक्ट पे प्रॉपर अटेंशन दिया जा सके। ठीक है, ये प्रिपरेशन की बात मैं पहले बता रहा हूं। दूसरा है स्टार्ट अर्ली। आपको जब आपने एडमिशन लिया या जब आपने पढ़ाई शुरू की, ठीक है, तो आपको लगातार कंटिन्यूस रहना है। भले ही आपको थोड़ा दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, तो होता क्या है कि आपको क्या करना है कि शुरुआत से ही उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, और अगर आप नहीं चल पा रहे तो कम से कम कंटिन्यूटी तो मेंटेन जो है वो रखिए। रिव्यू रेगुलरली, दैट इज आप जो पढ़ रहे हैं उसे रोजाना देखना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए देखें, 5 मिनट के लिए देखें, लेकिन आपको देखना है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन के टिप्स में आता है। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, और अब मैंने अभी आपको बताया है कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर, टाइम मैनेजमेंट में आप जो मोस्ट फैक्टर आता है टाइम मैनेजमेंट का, वो आपका यही होता है, दैट इज कॉल्ड टाइम टेबल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि टाइम टेबल के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप ज्यादा समय दीजिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना जिसकी सबसे ज्यादा है, उसे उसका कंसेप्ट जो है वो काफी स्ट्रांग कीजिए, लेकिन उससे पहले बेसिक कंसेप्ट को जरूर स्ट्रांग करें, उसके लिए होता है। ठीक है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं यूज ए टाइमर। ठीक है, यूज ए टाइमर। अब यहाँ टाइमर का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप जो है अगर आपने 1 घंटा प्लान किया तो 1 घंटा 1 मिनट भी ना होने पाए, ऐसा नहीं है। टाइमर का मतलब होता है कि आप एक वॉच का इस्तेमाल करें, ताकि आप, वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दिया है तो 1 घंटा अगले सब्जेक्ट को भी देना है, तो इसलिए एक वॉच का इस्तेमाल करिए, एक टाइमर का इस्तेमाल करिए, ताकि आपका जो टाइम है वो मैनेज हो जाए। अच्छा, इसलिए ये टाइमर यहाँ पे इसलिए नहीं किया जाता है कि आप घर पे हो और आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, बल्कि ये एग्जाम्स के लिए होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को एक टाइम लिमिट में कर देते हो तो आपकी वो आदत पड़ जाती है और आप एग्जाम के अंदर भी टाइम लिमिट के अंदर कर पाओगे। इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट का टाइमर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, दूसरा है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टेक ब्रेक्स। दैट इज कॉल्ड टेक ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक्स का मतलब आप ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहे 3 घंटा 4 घंटा, ऐसे नहीं, बल्कि आपको ब्रेक्स ले लेके पढ़ना। यू हैव टू बी ब्रेक फॉर ओनली 15 मिनट्स 20 मिनट, इतना आप ब्रेक ले सकते हो। और ब्रेक के दौरान जो ब्रेक आप लोगे उसके अंदर आप अपने आप को, मोस्टली इन्वायरमेंटल जो एरियाज है उसको आप देखें, थोड़ा फ्रेशनेस महसूस करें, फिर दोबारा जो है वो पढ़ने के लिए अपने आप को रेडी करें। ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पहचानना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आपको समय देना है। ठीक है, टाइमर का इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया टाइमर का इस्तेमाल क्यों करेंगे, उसकी वजह क्या है, क्यों इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं
कि आप अपने आप को सुखी कब महसूस करेंगे, तो उस रिलैक्सेशन की जो टेक्निक है उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप अगर हम रिलैक्सेशन टेक्निक देखें, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सिंग टेक्निक्स, ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है, रिलैक्सिंग टेक्निक। तो अगर हम इसमें देखेंगे रिलैक्सिंग टेक्निक में, तो सबसे पहला दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत तेजी से पेजेस पलटते रहते हैं, बहुत ही तेजी से पेजेस पलटते हैं और जल्दी जल्दी उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। उस चक्कर में वो खाना पीना भूल जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है वो भूलते हैं। तो सबसे पहला है, आपको जब रिलैक्स, जो आप यहाँ पे ब्रेक्स ले रहे हैं उसमें अपने आप को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ का मतलब ये नहीं कि आप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीथ का मतलब होता है यू हैव टू बी फील रिलैक्स, दैट नो प्रेशर, ओके। क्योंकि अभी आप पढ़ के आ रहे हो, तो पढ़ के आ रहे हो, जब आप पढ़ते हैं तो आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं कि ठीक है मैंने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, दैट इज, और उसके बाद हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए डीप ब्रीथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं कि दूसरी चीज ये मेडिटेशन, ठीक है, मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड योगा, ठीक है, मेडिटेशन एंड योगा, ओके। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है, और योगा कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी, रिलैक्स रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, तो उसलिए वो जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो रिलैक्सिंग टेक्निक्स में आती है। अब हम जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड सेल्फ केयर, ठीक है। भाई हम देखें ना, होता क्या है कि जब आप एग्जाम आपके सर पे होता है तो आप अपनी देखभाल करना भूल जाते हैं, है ना। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपनी देखभाल करना जो है वो भूल जाते हैं और रात रात तक पढ़ाई करते हैं, जल्दी जाग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका जो डायर्नल रिदम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, और पूरा दिन भर एग्जाम का प्रेशर, पढ़ते रहते हैं, रात में भी पढ़ते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, ठीक है, उनकी नींद कम हो जाती है, बेचैनी रहती है, और मोस्टली ऐसा लगता है जब वो उठते हैं तो ऐसा लगता है स्लीपनेस, मतलब ये रात भर सोए नहीं है, तो मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना है। तो इसलिए क्या करना है, सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाई जान है तो जहान है ना। अगर आप सुखी हैं तो ही आपका आगे कैरियर सुखी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला है गेट इनफ स्लीप, ठीक है, गेट इनफ स्लीप, ठीक है, यानी आपको उचित मात्रा में सोना है। गेट इनफ स्लीप का मतलब क्या होता है कि मोस्टली आप 6 to 7 आवर्स जो है वो अपने आप को जो है क्या बोलते हैं उसको, रिलैक्स करना, दैट इज कॉल्ड गेट इनफ स्लीप, ओके। सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। एक्सरसाइज रेगुलरली मतलब यू हैव टू बी, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज करने के लिए यू हैव टू गो ऑन जिम। आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, आप छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने आप को डिस्गाइज करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है दैट इज ईट ए बैलेंस डाइट, ठीक है, ईट ए बैलेंस डाइट, ठीक है, यानी आपको बैलेंस डाइट लेना। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार, यानी एक ऐसा डाइट जिसके अंदर फूड के सारे कंटेंट्स हों, कंपोनेंट्स हों, प्रोटीन है ना, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन हुआ, ठीक है, वाटर हुआ, रफेज हुआ, ये सारी चीजें जो हैं अगर होती हैं तो उन्हें हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और ये बैलेंस डाइट जो है वो आपके मानसिक और शारीरिक और भावनात्मक जो आपका जो संतुलन है उसको बनाए रखने में हेल्प करेगा, राइट। तो ये है दूसरी चीज है। और सेल्फ केयर के बाद अगर कोई अगली टॉपिक आती है तो उसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि उसको पहले ही ये लगता है कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा और शायद मेरा एग्जाम जो है वो थोड़ा सा ना अच्छा हो, या मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, मैं राइटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा जानता है लेकिन कभी कभी वो एग्जाम में इतना नर्वस हो जाता है कि उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ ही नहीं पाती। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहला तरीका ये है दैट इज स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव का मतलब आपको ऐसा कोई ख्याल नहीं लेके आना है, ठीक है, यानी क्योंकि आपने इतना ज्यादा मेहनत की है, आपने साल भर पढ़ाई की है, तो जब आपने पढ़ाई की है तो आप इतना तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर सकते
क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है वो कुछ बहुत तो आपको आता ही होगा, इसलिए अपने आप को कम से कम इस आधार पर पॉजिटिव रखें कि कम से कम मैंने 1 साल जो पढ़ाई की है उसके अंदर कुछ तो कंटेंट ऐसे होंगे जो मुझे आते होंगे। ठीक है, दूसरा है दैट इज कॉल्ड विजुअलाइज सक्सेस। ठीक है, विजुअलाइज सक्सेस। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। विजुअलाइज सक्सेस का मतलब होता है आपको ये सोचना है कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मैं सफल होकर क्या बनना चाहता हूं। विजुअलाइज अपनी सक्सेस, अपनी सफलता को विजुअलाइज करो। ठीक है, विजुअलाइज कैसे करना है कि मैं सफल हो जाऊंगा, मेरा लोगों में नाम होगा, मेरे सोशल लाइफ में मेरा नाम होगा। ठीक है, लोग मुझे देख के प्रेरित होंगे। ऐसी चीजों को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, आगे लिखना है कि रिड्यूस निगेटिव थॉट्स। ठीक है, रिड्यूस निगेटिव थॉट्स, यानी आपको जो निगेटिव थॉट्स है उनको खत्म करना है। ठीक है, रिड्यूस निगेटिव थॉट्स। हम जानते हैं निगेटिव थॉट इतनी जल्दी नहीं रिड्यूस होता है, लेकिन धीरे धीरे हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव थॉट्स क्या होता है, निगेटिव थॉट्स पॉजिटिव के आगे कुछ नहीं होता है। निगेटिव थॉट्स ये एक काल्पनिक चीजें हैं, लेकिन जो पॉजिटिव थॉट्स होता है वो काल्पनिक नहीं होता है, बल्कि वो आपका रिजल्ट होता है, आपकी मेहनत होती है, आपका हार्ड वर्क होता है। ये सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिव थॉट्स को जो है वो बाइकआउट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, फ्रेंड्स आपको बहलाएंगे। ठीक है, फैमिली आपका हमेशा सपोर्ट करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हुआ, फैमिली हुए, इन सारी चीजों के द्वारा जो है वो आप पॉजिटिव, ठीक है, थिंकिंग ला सकते हैं। तो 4 है टॉक टू, यानी आप बात करें टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी आपके फैमिली और फ्रेंड्स से आप बात करिए, आपको ज्यादा जो है सहारा मिलेगा। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स ये आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, जो है सहारा देंगे। फिर लिखा सीक हेल्प फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, जिन्होंने आपको साल भर पढ़ाया है उन टीचर से आप थोड़ा सा मोटिवेट रहें, उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लें, उनसे अपने डाउट्स को सॉल्व कराएं, उनसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, और हो सके तो उनसे अपनी इन सारी चीजें, ठीक है, मतलब अपने एग्जाम्स को कैसे बेहतर बनाया जा सके इसके बारे में आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। आप उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग कर सकते हैं, तो अपने काउंसलर का सहारा लें, दैट इज काउंसलिंग। आप मोस्टली जो काउंसलिंग है वो आपके फ्रेंड्स भी करते हैं और आपके फैमिली मेंबर्स भी करते हैं और आपके टीचर्स तो करते ही हैं, वो तो आपको साल भर आपकी काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे जिसकी वजह से आप एग्जाम को के अंदर जो स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वो तरीके मैंने आपको बताया है जिस तरीके से आप अपने जो स्ट्रेस है उसको कम किया जा सकता है एग्जाम के दौरान, यानी एग्जाम से पहले। ठीक है, ये किया जा सकता है। ये सारी चीजें मैंने बताई, आपको यहां से शुरू करना है और यहां पे खत्म करना है। आप देखिए, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल लूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप एक बेहतर तरीके से, कॉन्फिडेंस से, बहुत ही मोटिवेटेड होकर जाके आप एग्जाम को फेस करेंगे। ठीक है, अब सबसे जो इसका जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द टिप्स ड्यूरिंग फेसिंग द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम को फेस, जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अब when you have to go to the center for examination, तो क्या करना है। तो सबसे पहला मैं यहां से इसको लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड बिफोर द एग्जाम। बिफोर द एग्जाम्स। ठीक है, बिफोर द एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम से पहले। तो सबसे पहला जो एग्जाम से पहले है वो दैट इज कॉल्ड अराइव अर्ली। ठीक है, अराइव अर्ली। ठीक है, ओके, बिफोर द एग्जाम यानी एग्जाम से पहले क्या है, आपको सेंटर पे यानी एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको पहले पहुंचना है। पहले इतना पहले पहुंचना है जिसमें आप खुश हो, इतना पहले पहुंचना है कि आप खुश हो, आपको रस ना हो। ठीक है, आप वहां के सिनेरियो के बारे में, उस सेंटर के बारे में और वहां के माहौल के बारे में अच्छे से समझ पाए, इतना वक्त आपको चाहिए उस सेंटर पे पहुंचने के पहले। ठीक है, तो आपको इतना सेंटर, मोस्टली इट इज 1 to 2 आवर्स, अगर आप अर्ली पहुंच जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है सेंटर को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो एंजाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए, ब्रिंग रिक्वायर्ड मटेरियल। ब्रिंग रिक्वायर्ड मटेरियल। ठीक है, आपको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है
उनको लेके जाना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मटेरियल में क्या होता है, एग्जाम के दौरान जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे राइटिंग पैड होता है, पेन्स होते हैं, है ना, पेन्स होता है, जितनी भी सारी चीजें, वाटर बॉटल हुआ, एडमिट कार्ड हुआ, आइडेंटिटी कार्ड हुआ, ये सारी चीजें जो है वो आपको पहले ही कलेक्ट कर लेनी है एक दिन पहले एग्जाम से, और उसे जो है वो चलना है। ठीक है, आगे आ जाइए, दैट इज कॉल्ड स्टे काम। ठीक है, स्टे काम, स्टे काम, बहुत फियर नहीं करना है, बहुत डरना नहीं है, आपको शांत रहना है, काल्म रहना है। ठीक है, बहुत ही, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, जनरल रहना है। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के दौरान। तो एग्जाम के दौरान क्या है, सबसे पहली चीज, एग्जाम जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो पहला है दैट इज कॉल्ड रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। रीड इंस्ट्रक्शन, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, आपको जो इंस्ट्रक्शन है वो केयरफुली पढ़ना है, यानी रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिए गए हैं, क्वेश्चन पेपर से पहले इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे तो आपका जो पेपर है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उस जो पेपर है उसमें जो है वो दिए होते हैं, और अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो उससे जो आपका राइटिंग जो स्किल है वो एक बार आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली, और ये केयरफुली इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आप पढ़ रहे होंगे उसी वक्त आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए, मैनेज योर टाइम। ठीक है, अपने टाइम को उसी वक्त मैनेज कीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आप देखते होंगे कि उसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो अलग अलग सेक्शन में होता है। आप देखिए वहीं से आपको टाइम मैनेज करके वो देता है। ठीक है, और एक सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, आप वहां पे आपको ये भी नहीं देखना है कि किस क्वेश्चन के लिए, बल्कि आपको पूरा सेक्शन दिया जाता है, तो आप एक सेक्शन को लेकर टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, चूंकि अगर मान लेते हैं 10 एमसीक्यू है, तो इट मींस दैट इज यू हैव टू बी, आपको अपना वहां पे समय 10 मिनट इस्तेमाल करना है, यानी हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो यानी इसका मतलब सेक्शन ए के लिए हम लोग 10 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको इंस्ट्रक्शन को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा सा देखना है। तीसरा है आंसर इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, यानी पहले आपको इजी क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपका थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, आपके अंदर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और थोड़ा सा राइटिंग स्किल भी डेवलप हो जाएगी, तो आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर पाओगे। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन अगर आपने पहले अटेम्प्ट किया तो हो सकता है उसमें आपका पूरा टाइम लॉस हो जाए। तो इसलिए पहले हमें जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसे हम करते हैं। इजी क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें हम करते हैं। एमसीक्यू आ जाता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसको हम करेंगे तो हमारा समय तो जो है वो यूज हो जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ समय है वो हम हार्ड क्वेश्चन पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है, सबसे पहला है स्टे फोकस। स्टे फोकस, ये थोड़ा सा स्टे फोकस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई थिंक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, अगर पेन गिरती है तो उधर देखने लगते हैं, अगर किसी की बॉटल गिर गई तो उधर देखने लगते हैं। इट मींस ही और शी इज नॉट फोकस्ड अबाउट हिज राइटिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान नहीं देना। कोई अगर आया एग्जामिनेशन हॉल में तो उसको देखने लगे, या कुछ सर से कुछ गिर गया तो उसको देखने लगे, तो ये सारी चीजें जो है ये फोकस को नहीं दर्शाती हैं, बल्कि आपको, अच्छा आपने कभी देखा है कि जब आप क्वेश्चन राइटिंग लिख रहे हैं तो जब तक आप लिख रहे हैं, जैसे आपकी कलम रुक जाती है तो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, तो ऐसा लगता है कि आप क्या लिखूं, लेकिन जब चल रही होती है ना तो वो चलती चली जाती है। तो इस तरीके से आपको फोकस रहना है। यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन कि व्हाट फैक्ट्स, यानी कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लाके मैं उस क्वेश्चन में इंसर्ट कर दूं। ठीक है, उसके बाद जब ये काम हो जाए तो जो आपने क्वेश्चंस लिखा है, यानी क्वेश्चन के जो आंसर लिखे हैं उसको आप चेक कीजिए, दैट इज रिव्यू वर्क। ठीक है, आपने जो राइटिंग की, आपने जो आंसर दिया है, यानी वर्क या आंसर जो आपने दिया उसको रिव्यू करना जरूरी है। एक बार उसको देखना जरूरी है कि कहीं आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या कहीं आपने ग्रामर जो है गलत कर दिया, यानी आपने सेंटेंस लिखा है लेकिन सेंटेंस का सही अर्थ जो है वो नहीं आ रहा है, तो उस चीज को हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एमसीक्यू को पढ़ते हैं और पूरे ऑप्शन को पढ़ते हैं। भले आपको सारे ऑप्शन आते हो लेकिन आपको सारे
एमसीक्यू का ऑप्शन पढ़ना चाहिए, और जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करके आप सही क्वेश्चन तक जो है वो पहुंचेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप चारों क्वेश्चन पढ़ते हैं, चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो जब एमसीक्यू के चारों ऑप्शन जब आप पढ़ते हैं तो आपको 3 ऑप्शन की सही बारे में जानकारी मिलती है, और वो हो सकता है अगले जो क्वेश्चंस है उनके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी शॉर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन का जवाब एमसीक्यू में ही लिखा होता है, या किसी एमसीक्यू का जवाब किसी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ही लिखा होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ही लिखा होता है। तो इसलिए उसको बहुत ही डिटेल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। और तो एग्जाम जो है, अब तो आपको जो डिपार्टमेंट होता है वो आपको 15 मिनट्स पढ़ने के लिए भी देता है, ठीक है, कि आप राइटिंग स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़िए, ठीक है, ये होता है। उसके बाद उसमें बेस्ट आंसर आपको चुनना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो विचारात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको थोड़ा सा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको लॉन्ग लिखना है, उस पर विचार आपके बहुत ज्यादा होना चाहिए, उसका विचारात्मक जो व्याख्या है वो आपका होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, यानी पहले समझिए, 2-3 बार उस क्वेश्चन को पढ़िए और आप देखिए कि उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कौन सा ऐसा वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ड को मैं पकड़ के और मैं आगे चल के मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ। तो पहली चीज ये है कि आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब आप समझ जाओ तो फिर उसके लिए आउटलाइन बनाओ। आउटलाइन एक जो, जैसे मैंने आपके सामने देखो आउटलाइन बनाया ना, पहले टॉपिक लिखा, उसके बाद उसका आउटलाइन बनाया और उसके बारे में समझाया। तो इस तरह का आपको जो है वो आउटलाइन जो है वो बनाइए। उसके बाद जब आप उससे लिखेंगे ना तो क्लियरली लिखना है और सिस्टमेटिकली लिखना है। ऐसा नहीं कि आप कोई अनवांटेड अनडिजायरेबल चीज उसके अंदर रख दो और उसका कोई अर्थ का अनर्थ हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। केवल सॉलिड चीजें, फैक्ट्स ही जो है वो आपको लिखनी है, जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है उसे ही केवल लिखें। और लिखते वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो किसी भी फैक्ट को, किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता है। इसलिए हमें ऐसे के जो क्वेश्चंस हैं या जो हमारे विचारात्मक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम इस तरीके से डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, जब आप एग्जाम कर चुके हो तो आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखना है। मतलब आप मान लिया आपका पेपर कंप्लीट हो गया और आपके पास 10 मिनट बचा है, अब आप पूरे पेपर को एक बार रिव्यू कर लीजिए कि देखिए कहाँ पे गलती है, कहाँ नहीं गलती है, कहाँ मैंने ग्रामर मिस्टेक की है, कहाँ मुझे लाइन बनाना चाहिए था, कहाँ नहीं लाइन बनाना चाहिए था, कहाँ मुझे टेबल्स में लिखना चाहिए था, कहाँ स्पेलिंग गलत हो गई, कहाँ डायग्राम्स गलत हो गए, कहाँ रिएक्शन गलत हो गई, कहाँ बैलेंसिंग में गड़बड़ी आई। तो इन सब चीजों के लिए जो है वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने परफॉर्मेंस को रिव्यू करना है। तो ये कुछ हमारे जो है टॉपिक थे जो मैंने आपको बताया कि आप एग्जाम को फेस करने से पहले कौन कौन सी चीजों को याद रखेंगे। तो अगर ये सारी चीजें याद रखेंगे तो आई थिंक मैं ये मानता हूं कि 100% नहीं तो कम से कम 70% तो आपका जो स्ट्रेस है या आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को अपनाते हैं अपने जीवन में तो हो सकता है कि आपका ये ज्यादा फायदा करे, ठीक है। तो ये सब हमारी कुछ बातें थी। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा उसके बारे में जो है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, कीजिए। और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं शहनवाज रफी अंसारी, थैंक यू।